Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. Now we are going to start next topic of the legal language, writing and general English. And question is some more essay in English. इनको मैं आपको explain यहाँ पे कर दूँगा ताकि आपको at the time of स्टडी आपके लिए ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की बात हम यहाँ पे करेंगे। ह्यूमन राइट्स आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी पढ़े। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं ताकि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन हो सके। देखिए, ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड बट एवरीवेयर देयर आर अ चेन। देखिए, कोई भी इंसान जो है वो बिल्कुल फ्री बॉर्न होता है, आज़ाद फ्री होता है और उसको सारे राइट वहाँ पे होने चाहिए। द प्रिमिटिव मैन डिड नॉट नो अबाउट द ह्यूमन राइट। पहले जब ये जो समाज बढ़ा या सिविलाइजेशन हुई वहाँ पे राइट्स की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। बट विद द डॉन ऑफ द सिविलाइजेशन, जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ी, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टार्टेड टेकिंग शेप। तो धीरे धीरे ह्यूमन राइट्स शेप में आने लगे। इट वॉज फेल्ट दैट द ह्यूमन बींग आर बॉर्न इक्वल इन द डिग्निटी एंड राइट्स। तो सारे ह्यूमन बींग जो है इक्वल बॉर्न हुए हैं, सभी के सम्मान और राइट्स वहाँ पे होने चाहिए। इट वॉज फेल्ट दैट देयर आर सर्टन नेचुरल inalienable and inherent right of all the individual which have been translated into human rights by the way of law creating। तो लॉ बना के जो है, लॉ जैसे जैसे क्रिएट हुआ वहाँ पे बड़े सारे ऐसे कुछ राइट्स जो हैं इनहेरेंट जो है इंडिविजुअल को पास मिलने लगे, जो आंतरिक अधिकार होते हैं जो हर एक इंसान को होने ही चाहिए, जैसे उसको घूमने फिरने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, इक्वल ट्रीट करने का राइट। ये कुछ ऐसे राइट हैं जो नेचुरल बॉर्न है, नेचुरल बॉर्न पर्सन को मिलने ही चाहिए। इसके बारे में यह बात की गई। हाँ, प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी, हाँ, बोथ द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी हर एक सोसाइटी में ये जो है ह्यूमन राइट्स होने ही चाहिए। इट वाज ओनली द नेचुरल लॉ विच इम्प्लीज द कंसेप्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द रूल्स विच आउट टू प्रिवेल इन द सोसाइटी विच रिकोगनाइज द कंसेप्ट ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो ये नेचुरल लॉ ही है, ये प्राकृतिक लॉ ही है, हर लोगों के पास अपने राइट ऑफ इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी जो होनी चाहिए। दस द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन राइट इज़ बेस्ड ऑन द जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो जो ह्यूमन राइट का कंसेप्ट है ये बेस्ड है कि सभी को न्याय मिले, सभी के साथ समानता हो और एक मानवीय सम्मान जो है, डिग्निटी है, वो सभी के बने रही है। एंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री टू क्रिस्टलाइज इन द फॉर्म वी फाइंड देम टुडे। तो एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है और लॉन्ग हिस्ट्री के थ्रू ही हमें ये राइट मिले हैं। शुरू में ये राइट नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे डेवलप होती गई इन राइट्स की इंपॉर्टेंस जो है बढ़ती गई। ड्यूरिंग द ओल्डन टाइम्स, ड्यूरिंग द वैदिक, अगर वैदिक कल्चर की बात करें, हिंदू धर्म में की हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी। तो जो ये जो सिविलाइजेशन जो है फ्लरिश हुई हैं, आगे बढ़ी हैं, इनके पीछे बेस यही था, इक्वालिटी थी वहाँ पे, फ्रीडम था और ह्यूमन डिग्निटी भी वहाँ पे थी, वैल्यू भी वहाँ पे थी। तो तभी तो बोला था कि वेदों की ओर वापस चलो। उस टाइम पे हर एक ह्यूमन राइट्स से किसी के साथ कोई भी भेदभाव ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, बर्थ प्लेस के टाइम के साथ नहीं किया जाता था, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता था। उस टाइम पे भी ह्यूमन राइट्स होते थे। दिस ऑल इरोडेड स्लोली एंड इनइक्वालिटी, prejudices, dishumanization, disregarded for the dignity लेकिन ये धीरे धीरे जो है अनइक्वालिटी बढ़ने लगी, जेलिसी बढ़ने लगी, अमानविकता बढ़ने लगी, डिसरिगार्ड ऑफ डिग्निटी जो है बढ़ने लगा। बट विद द मार्च ऑफ द टाइम ऑफ मैग्ना कार्टा, तो 1215 में जो मैग्ना कार्टा आया जो कि इंग्लैंड में हुआ था, और पिटीशन ऑफ राइट्स जो कि 1628 में हुआ था, बिल ऑफ राइट जो 1689 में हुआ था, द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ डिवेल्प इनटू द एक्सेप्टेंस ऑफ नेचुरल राइट एज ए लीगल राइट। धीरे धीरे ये जो हमारे बेसिक राइट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, घूमने फिरने का, प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, शादी करने का, फैमिली बनाने का, ये सारे राइट जो है धीरे धीरे इन राइट्स के थ्रू जो कि इंग्लैंड में हुए हमारे लीगल राइट बनना स्टार्ट हो गए। द राइट्स ऑल्सो फाउंड प्लेस इन टू द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी फिर राइट्स का सेगमेंट आने लगा। सबसे पहले अमेरिका ने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न वहाँ पे बनाया। सिमिलरली द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन 1789 एंड द अमेरिकन बिल ऑफ राइट 1791 वर ऑल्सो अडॉप्टेड द सीक्वल टू दैम। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है लोगों को राइट्स देने का प्रावधान हुआ ताकि ये राइट जो है उनकी वायलेशन कभी ना हो सके।
द 19th एंड द 20th सेंचुरी डिस्प्लेड इट्स कंसर्न अबाउट द ह्यूमन राइट्स। 19वीं और 20वीं सदी में जो है ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट और आगे बढ़ा। द यूएन चार्टर 1945 में जो है यूएन चार्टर में भी जो है ह्यूमन राइट्स की बात वहाँ पे की गई, और डिग्निटी ऑफ मैन एंड वर्थ ऑफ द वुमेन एंड द वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सन एंड द इक्वल राइट ऑफ द मैन एंड वुमेन को देने की कोशिश वहाँ पे की गई। आर्टिकल 1 ऑफ द यूएन चार्टर डिक्लेयर दैट इट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द अचीव इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन द प्रोमोटिंग एंड इनकरेजिंग द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 1 है वो यही बात करता है कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है यूएन चार्टर का, कि सभी को जो है नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे सभी को ये जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं इनको प्रमोट किया जाए, इनको और कॉर्पोरेशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे साथ की जाए, और किसी के साथ वो जो है रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पे कोई भी भेदभाव वहाँ पे ना हो। उसका रिजल्ट क्या हुआ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है यूडीएचआर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने पास किया, और सभी देशों को ये बोला कि वो अपने लेजिस्लेशन में, स्टेट लेजिस्लेशन में जो है इन राइट्स को सभी को दें। तो लंबी लिस्ट है, 30 आर्टिकल वहाँ पे दिए गए हैं। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कंसिस्ट ऑफ 30 आर्टिकल प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ राइट्स, 2 तरीके का राइट वहाँ पे प्रोवाइड करता है। फर्स्टली सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, तो जितने भी आपके समानता के अधिकार होते हैं, रिलीजन के राइट जो होते हैं, या फ्रीडम के जो राइट होते हैं, इक्वालिटी के जो राइट होते हैं, कल्चरल राइट्स जो होते हैं, रिलीजियस राइट जो होते हैं, ये सारे आपके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं। इसमें कौन कौन से राइट आते हैं, जीने का अधिकार हो गया, लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, आदमी की सुरक्षा का अधिकार, दास प्रथा से छुटकारा, टॉर्चर से छुटकारा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समस्त समानता, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्री अरेस्ट, किसी तरीके से गलत तरीके से, मनमाने तरीके से किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता, एग्जाइल नहीं किया जा सकता। राइट ऑफ फ्री ट्रायल, उसका जो अगर उस पर कोई केस चलता है तो ट्रायल फ्री होना चाहिए, उसको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड वहाँ पर होना चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मैरिज, फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, अडल्ट फ्रेंचाइज, वोट देने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, किसी भी धर्म को पूजने का अधिकार। इस तरह सेकेंडरी जो सेकंड राइट जो है वो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट है, विच इंक्लूड द राइट काम करने का अधिकार, इक्वल काम के लिए इक्वल पे वहाँ पे मिलना चाहिए, मैन एंड वुमेन में जो पे होता है उसका डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, एजुकेशन लेने का अधिकार, पार्टिसिपेट इन द कल्चर लाइफ और राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड, अपने जीवन को स्टैंडर्ड लाइफ को सुधारने का अधिकार। तो ये सारे राइट जो है आर्टिकल ये जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 30 आर्टिकल के अंडर ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा यूएन असेंबली हैड ऑल्सो अडॉप्टेड द दिसंबर 16 1966 2 कन्वेंशन भी अडॉप्ट की हैं। एक है सिविल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक राइट से रिलेटेड, और दूसरी है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। इनमें भी जो है सारे राइट जो है जो 30 आर्टिकल में दिए गए इन्हीं को रिपीट किया गया है, लेकिन साथ में हर एक इंडिविजुअल को ये राइट दिया गया है कि अगर उसके राइट की वायलेशन होती है तो ह्यूमन राइट कमेटी को जो है इसकी जो है कंप्लेंट भी कर सकता है, वहाँ पे जा सकता है। दिस कमेटी कैन कंसिडर द कंप्लेंट ऑफ द स्टेट एंड इट्स व्यू आर टू बी रिस्पेक्टेड बाय द स्टेट। तो यहाँ पे वो कंप्लेंट कर सकते हैं, और स्टेट जो है वहाँ पे जो भी आदेश उस कंट्री को देगा, ये जो कमीशन आपके पास, उसको उस स्टेट को मानना पड़ेगा। There are some more international declaration related to the Women World Conference on Women नैरोबी में जो हुई थी, वेना डिक्लेरेशन, इंक्रीज द इंटीग्रेशन ऑफ द वुमेन्स राइट, तो डिक्लेरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द वायलेशन अगेंस्ट द वुमेन, ये सारे राइट जो है ह्यूमन राइट से रिलेटेड ही हैं। ये सारी कॉन्फ्रेंस जितनी भी हुई हैं, या जितने भी कॉवेनेंट्स हुए हैं, ये बेसिकली ह्यूमन राइट से रिलेटेड। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने देखा ही है कि इक्वालिटी, फ्रीडम, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, फॉर्म ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, चैप्टर 3 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी फंडामेंटल राइट जो है हमें प्रोवाइड कराए गए हैं। जैसे देखिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट, राइट ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और ये सारे राइट जो यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर को जो है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स माना गया है यहाँ पे। एज कंट्रोल द फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ये जो है इंसान की जो फ्रीडम होता है उसके अगेंस्ट है। कीपिंग ऑन द अनहाइजीनिक इनसैनिटरी कंडीशन इन अ वर्किंग प्लेस ऑफ अ फैक्ट्री ऑल्सो अमाउंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा अगर अनहाइजीनिक कंडीशन में जहाँ पे काम करने की आइडियल सिचुएशन नहीं है, या
काम करने का जो एरिया है वो गंदा है, तो इसको भी ह्यूमन राइट की वायलेशन ही यहाँ पे माना गया है। कोर्ट्स ने भी बड़ा ज़्यादा काम यहाँ पे किया है, जुडिशल एक्टिविज्म शो किया है यहाँ पे, और हमारे जो ह्यूमन राइट हैं इनको प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मोस्ट ऑफ द केसेस इन्वॉल्व्स ह्यूमन राइट्स हैव बीन इनिशिएटेड अंडर द आर्टिकल 32, तो 32 और 2 to 6 जो है वो रिट का प्रोविज़न है यहाँ पे, उसके थ्रू जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। ये सारे राइट जो हैं, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वायलेशन ऑफ राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, इसका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 23-24। वन ऑफ द अर्लीस्ट केस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन इज अशियार्ड वर्कर केस वेयर द डिनाइल ऑफ द मिनिमम वेजेस। तो ये सारे जो है 14 साल से कम बच्चे को जो है उससे काम करवाना, ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन राइट की वायलेशन के अगेंस्ट ही आता है। कोर्ट ने बड़ी सारी ऐसे केसेस ऐसे जजमेंट वहाँ पे दी जहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही थी। तो अगर चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा था तो उसको ह्यूमन राइट के अगेंस्ट माना गया। शीला वर्सी के केसेस में अनहाइजीनिक कंडीशन थी काम करने की, इनसैनिटरी कंडीशन वहाँ पे ठीक नहीं थी, तो उसको भी जो है इस केस के थ्रू जो है ह्यूमन राइट की वायलेशन माना गया। डिमांड ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ बेल और सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा पैसे जो है डिमांड किए गए वहाँ पे बेल देने के लिए, ये भी ह्यूमन राइट के अगेंस्ट माना गया। हर किसी को राइट स्पीडी ट्रायल हो, उसके केस का डिसीजन जल्दी जल्दी आए, ये भी ह्यूमन राइट, अगर नहीं होता तो ह्यूमन राइट की वायलेशन यहाँ पे माना गया। कस्टोडियल रेप, अगर पुलिस कस्टडी में रेप होता है तो उसको भी जो है ह्यूमन राइट की वायलेशन माना गया। इनडिग्निफाइड एंड पुअर लिविंग कंडीशन अगर होंगी तो ह्यूमन की, वो भी जो है ह्यूमन राइट की वायलेशन मानेगी। तो कोर्ट ने बड़े सारे तरीके यहाँ पे ह्यूमन एंड बार्बरिक कंडीशन होगी, या टैटूइंग फॉर हेड ऑफ द 4 वुमेन के माथे पे अगर चोर लिख दिया तो वो भी ह्यूमन राइट की वायलेशन है। कस्टोडियल डेथ हो जाती है। ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग अगर होता है, डिनाइल ऑफ राइट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एड, अगर मेडिकल एड कोई हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करवाता है तो वो भी ह्यूमन राइट की वायलेशन मानी जाएगी। हैंड कप अगर किसी को किया जाएगा, किसी को हाथ बांध दिए जाएंगे, चाहे पुलिस ही बांधे, अगर जरूरत नहीं है वहाँ पे बांधने की तब भी बांधते हैं, तो वो भी ह्यूमन राइट की वायलेशन है। आर्बिट्री अरेस्ट किसी का किया, मनमाने तरीके से किसी को अरेस्ट या डिटेन कर लिया था, वो भी ह्यूमन राइट की वायलेशन है। इसके अलावा जियोपार्डी, कम्युनिकेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट, अगर पर्सन को उसको अरेस्ट करने के ग्राउंड वहाँ पे नहीं बताए जाते हैं, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस नहीं किया था, तो ये सारे ह्यूमन राइट की वायलेशन वहाँ पे मानी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। इसके अलावा इंडियन पार्लियामेंट ने 1993 में एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी अपॉइंट किया, जिसका काम यही था कि अगर कोई ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है तो उसको वहाँ पे उस पर्सन को वहाँ पे प्रोटेक्ट करना, और उसको वो सारे राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं उनको प्रोवाइड कराना। यहाँ पे भी एक चेयरमैन होता है, हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, वो चेयरमैन होगा, 4 अदर मेंबर होंगे। दिस कमीशन इंटर्स द पटिशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन इवन सूमेटो, तो ये कमीशन जो है अपने बेस पे ह्यूमन राइट की वायलेशन से रिलेटेड किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग केस कोर्ट में फाइल कर सकता है। गवर्नमेंट को जो है अपनी रिपोर्ट टाइम टू टाइम देता है। इट इन मैनी केसेस इट हैज़ आस्क्ड द गवर्नमेंट टू पे कॉम्पनसेशन टू द वायलेशन ऑफ द फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात यहाँ पे करता है। तो प्रोटेक्शन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 डिफाइंस द ह्यूमन राइट ऑफ मीन्स राइट रिलेटेड टू, यहाँ पे ह्यूमन राइट की डेफिनेशन भी दी गई है। ह्यूमन राइट को बोला गया है ऐसे राइट जो रिलेटेड टू लाइफ हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इम्बॉर्डेड बाय द इंटरनेशनल कॉवेनेंट एंड इन्फोर्सेबल बाय द कोड, ये डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है। दो द डिसीजन ऑफ द कमीशन आर अनलाइक द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, कमीशन के जो डिसीजन होते हैं वो कोर्ट के डिसीजन की तरह नहीं होते हैं। येट रिकमेंडेशन हैव ऑलवेज बीन इंस्पेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को ये टाइम टू टाइम ह्यूमन राइट की वायलेशन से रिलेटेड रिपोर्ट जो देते रहते हैं, रिकमेंडेशन जो है देते रहते हैं। वेरियस स्टेट्स गवर्नमेंट हैव ऑल्सो इस्टेब्लिश, बड़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने वहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की जो है इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे की है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर। Thus, the Act 1993 is benevolent legislation and showed the India solidarity with the international community to respect the human rights। तो इंडिया में ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट आया है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी कमिटमेंट है उनको पूरा किया जा सके और इंटरनेशनल कॉवेनेंट के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन राइट जो है प्रोवाइड किए जा सके। चाइल्ड लेबर आपके पास, तो चाइल्ड लेबर के पे बात कर लेते हैं। चाइल्ड लेबर जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। बाल जो लेबर जो की जाती है उनका शोषण जो किया जाता है। 14 साल से कम बच्चे को किसी भी इंडस्ट्री में या किसी प्लेस में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। वी हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को सिक्योर करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, हमारे फ्यूचर सिटीजन होते हैं। द फर्स्ट जनरेशन इन ऑल हिस्ट्री दैट कैन बी सीरियसली थिंकिंग और ब्रिंगिंग द बेनिफिट्स ऑफ द सिविलाइजेशन टू द मैनकाइंड
Toynbee has rightly observed that the future bright, hopeful and secure belongs to the everywhere to the children. तो फ्यूचर अगर ब्राइट होगा तो वो बच्चों से ही होगा. अगर बच्चे जो होंगे अगर वो सिक्योर होंगे उन्हीं से जो है कोई नेशन बिल्ड होगा. Therefore, children have become the point of focal attention of one and all. The such have been given top priority to the development planning and पॉलिसी मेकिंग. तो जो डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर कोई प्लानिंग जो है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग की जाती है. तो फर्दर इट इज़ अ ट्रू दैट द गवर्नमेंट एंड द society should provide an environment conducive to the growth of the child, so we have great responsibility to secure the future of the child. तो सोसाइटी की अप्रोच जो है वो बच्चों को जो है उनकी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बच्चों को जो अच्छे मैनर में उनकी ग्रो हो और वो क्योंकि वो जो है आने वाले सिटीज़न भी हैं. सो वी हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड एज दे आर द फ्यूचर सिटीज़न ऑफ द कंट्री. क्योंकि वो आने वाले कंट्री के क्या है फ्यूचर सिटीज़न है. अगर उनकी ग्रोथ अच्छी होगी तभी जो है देश का विकास होगा. देयरफॉर द चाइल्ड एंड इट्स फुल फ्लैज डेवलपमेंट हैज़ बिकम अ मेन अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट. तो जितनी भी विश्व की सरकारें हैं उनकी मेन फोकस क्या रहता है, अटेंशन क्या रहती है कि बच्चों का एक फुल फ्लैज डेवलपमेंट वहाँ पे हो. देयर आर मैनी प्रॉब्लम विच चिल्ड्रन फेस इन द सोसाइटी. बच्चे बड़ी सारी हमारे समाज में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लाइक फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाना, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, उनका व्यापार हो रहा है, चाइल्ड लेबर की कराई जा रही है, अनहाइजीनिक कंडीशन इन द वर्किंग प्लेस, जहाँ पे उनसे काम कराया जाता है वहाँ पे कंडीशन अच्छी नहीं है, अनहाइजीनिक, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी वहाँ पे हो जाती हैं, अनहेल्दी एनवायरनमेंट है फॉर द प्रेग्नेंट वूमेन. जो प्रेग्नेंट वूमेन वर्क कर रही हैं तो उनका वहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट देम एंड विच इज़ वाइड स्प्रेड रैम्पेंट इन आवर सोसाइटी इज़ द ईवल ऑफ चाइल्ड लेबर. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इन जितनी भी प्रॉब्लम आपने देखी चाइल्ड से रिलेटेड उसमें चाइल्ड लेबर ही है. द सोशल ईवल ऑफ द चाइल्ड लेबर इज़ नॉट न्यू. ये नया कंसेप्ट नहीं है, ये सोसाइटी के साथ प्रिविल्ड होता गया, ओल्डर टाइम पे भी था. दो मे नॉट बी द बिग मैग्नीट्यूड, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं था. टू ओल्ड स्टेट टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड एक्ट, ये पहले एक्ट बना था एक, और प्लेजिंग एंड लेबर एक्ट 1993 इन्होंने कोशिश की थी इन एक्ट के अंडर, लेकिन कोई ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पे नहीं हुआ. आफ्टर इंडिपेंडेंस हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 1950 में outlawed the employment of children below the age of 14 year in factories, mines and hazardous employment and forced labor. तो जैसे 1950 में जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1950 में सरकार ने जो है किसी तरीके की फैक्ट्री में या फिर किसी खतरनाक एम्प्लॉयमेंट अगर कराई जा रही है या फोर्स लेबर हो रही है वहाँ पे 14 साल से कम बच्चों को वहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता. फर्दर द स्टेट हैज़ बिन डायरेक्टेड टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज द चिल्ड्रन सो दैट दे मे डेवलप द हेल्थी मैनर एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. इसके अलावा हर स्टेट को ये ड्यूटी दी गई कि वो बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से, भेदभाव से या हरासमेंट से जो है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश जो है करे. एंड दैट द चिल्ड्रन ऑफ द लार्जर टेंडर एज आर नॉट अब्यूज्ड एंड दे आर फोर्स्ड बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर. और उनको किसी तरीके का उनका शोषण ना हो, उनका अब्यूज़ ना हो, और कोई भी इकोनॉमिक नेसेसिटी के चलते उनको जो है किसी भी जगह पे काम ना करना पड़े. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो एम्पावर्ड द स्टेट टू मेक द स्पेशल प्रोविज़न. इसके अलावा स्टेट को ये पावर दी गई है कि वो स्पेशल प्रोविज़न लॉ बना सकते हैं फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट द इक्वालिटी क्लॉज आर्टिकल 15 के अंडर जो है उनको ये सारी फैसिलिटी वहाँ पे दी गई. लैक्स ऑफ द चिल्ड्रन आर रिपोर्टेड टू हैव बीन इंगेज इन द इंडस्ट्रीज एंड अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर. तो बड़े सारे बच्चे जो हैं अभी भी इंगेज हैं फैक्ट्रियों में जिनकी एज जो है 14 साल से कम है. देयरफॉर वेरियस लॉ हैव इनेक्टेड टू डील विद द चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम. बड़े सारे लॉ जो है बच्चों की ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड बनाए गए हैं. टू वर्क एट द टेंडर एज नॉट ओनली फैसिलिटेट द हेल्थ ऑफ द, जो छोटी एज में जो बच्चों से काम कराया जाता है तो उनकी वो हेल्थ पे ही प्रभाव नहीं डलता, बट हैमर द ओवरऑल उनकी जो ऑल एंड डेवलपमेंट, उनका विकास जो होता है वो भी सारा मेंटल डेवलपमेंट भी रुक जाती है. इफ़ द प्रॉपर एंड कंडक्टिव इन्वायरमेंट इज़ प्रोवाइडेड टू दैम, एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड कराया जाए, दे कैन एक्सेल द ऑल द वर्क ऑफ लाइफ, वो सारी ज़िंदगी जो अच्छा काम वहाँ पे कर सकते हैं. सम ऑफ द स्पेशल लॉ हैव बीन प्रोवाइडेड वेरियस प्रोविजनल केटर्ड. बड़े सारे ऐसे लॉ बनाए गए हैं जिससे जो है चिल्ड्रन को जो है बेटर फैसिलिटी वहाँ पे मिले. जैसे जो हमारे पास है फैक्ट्री एक्ट 1948 है, माइंस एक्ट 1952 है, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 है. ये सारे लॉ जो हैं ये चाइल्ड
बच्चों के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके चाइल्ड लेबर से प्रोटेक्शन करने के लिए बनाए गए। फैक्ट्री एक्ट प्रोहिबिट द चाइल्ड, फैक्ट्री एक्ट में साफ लिखा 14 साल से कम बच्चे जो है फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। अगर वो और 14 से 18 साल तक जो बच्चे फैक्ट्री में काम करेंगे तो उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उनका जो खास ध्यान वहाँ पर रखा जाएगा। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ये बीड़ी और मैच बॉक्सेस जो माचिसें होती हैं या पटाखे वाली या कारपेट इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे काम करते हैं। या बड़े सारे जो है पोर्टर्स भी होते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट भी होते हैं, बूट पॉलिश जो करते हैं वो भी होते हैं, कूड़ा उठाने वाले भी होते हैं, वेंडर्स भी होते हैं, शॉप अटेंडेंट भी होते हैं, हेल्पर एग्रीकल्चर हैंड भी, कैटल टेंडर ऑर्मेंट्स भी होते हैं। और इनका कारण क्या होता है? ग्रोइंग पॉवर्टी है, लिटरेसी है, पॉपुलेशन है ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से बच्चों को ये सारे काम जो है यहाँ पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर ग्रेविटी को देखें तो कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड वाज अडॉप्टेड 1980 के बाद रेटिफाइड द। इसके अलावा तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कन्वेंशन हुई थी राइट ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड 1989 में, जिसमें 159 कंट्री ने इसको जो है अडॉप्ट किया था। इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया था। कन्वेंशन में 4 सेट ऑफ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। राइट टू सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट का, पार्टिसिपेशन का। राइट हैव बीन कन्फर्म्ड ऑल द ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 साल से कम जितने भी कम बच्चे हैं उनके लिए राइट ऑफ चाइल्ड एक्ट ये बनाया गया। कन्वेंशन है ऑल्सो प्रोवाइडेड द स्टेट शुड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। और यहाँ पे ये भी बोला कि स्टेट जो है बच्चों को इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन से एंड फ्रॉम द परफॉर्मिंग एनी वर्क, और उनको जो है कोई भी काम करने के लिए जो एक्सप्लॉयट किया जाता है हजार्डिस प्लेसेस में, खतरनाक जगहों पे, वो जो है इस एक्ट के अंडर जो है बैन किया गया, इस कन्वेंशन के अंडर जो है बैन किया गया। द कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इंडियन कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा स्टेप जो इसके रिगार्डिंग लिए हैं। चाइल्ड लेबर को और फोर्स लेबर को जो है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन माना है और अगेंस्ट द ह्यूमन राइट जो है माना है। एमसी मेहता स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केसेस में एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द मोस्ट हजार्डिस एंड इनटॉलरेबल एक्टिविटीज़ जो है इस केस के अंडर जो है हो रही थी। हजार्डिस प्लेस पे जो है उनसे काम कराया जाता है। स्लेवरी वहाँ पे बॉन्डेड लेबर या ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी एंड द डेंजरस फॉर्म ऑफ लेबर एंड लाइक, इन सभी से रिलेटेड चीज़ों के लिए वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा काम जो है किया है और बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इन दिस केस द चिल्ड्रन वर इंगेज्ड इन द फायरवर्क। इस केस में क्या हो रहा था कि बच्चे जो है पटाखों की फैक्ट्री में, मैच बॉक्सेस में जहाँ पे माचिसें बनती हैं वहाँ पे एम्प्लॉयड किए जा रहे थे। कोर्ट ने जो है वहाँ पर जो एम्प्लॉयर था उसको वहाँ पे जो है पनिश किया और सभी बच्चों को स्कूल में भेजने का प्रबंध किया और इसका खर्चा भी जो है उनको ही उठाने के लिए बोला गया। तो इतना भी आप कर लेंगे तो बहुत है। थैंक यू सो मच।